आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ क्लास का बिहार बोर्ड का गोधूली भागवत हिंदी बुक का ये अध्याय 8 है। और जो गद खंड है अध्याय 8, इसमें पद और गद दोनों है, तो ये गद खंड है जिसका नाम है पधारो महारे देश। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में पूरा चैप्टर पढ़ा करके समझाया जाएगा आपको, फिर इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पधारो महारे देश, इसका लेखक हैं अनुपम मिश्र। लेखक है अनुपम मिश्र। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पाठ पधारो महारे देश अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदे। कौन सा पुस्तक? राजस्थान की रजत बूंदे से संकलित है। ये जो पधारो महारे देश ये जो शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदे नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें लेखक ने जीवन में पानी का क्या महत्व या आवश्यकता है इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। वैसे तो आपको पता होगा जीवन में पानी का महत्व, उसी बात को इस पाठ में लेखक बताए। लेखक का कहना है कि पानी मनुष्य के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। पानी जो है ईश्वर की सबसे बड़ी देन है जिसका इस्तेमाल लोग यानी मनुष्य करते हैं। इसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। पानी का दुरुपयोग करना जीवन को जोखिम में डालना हो सकता है। अब देखिए, पानी का दुरुपयोग करेंगे तो जीवन चला जाएगा जोखिम में। कहिएगा जोखिम में जीवन कैसे जाएगा? अगर पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे अभी जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें दिल्ली में पानी की किल्लत है, लोग लाइन में लगे रहते हैं, मिलता नहीं है। तो पानी की कमी होगी तो ज़िंदगी बहुत नरक की तरह हो जाएगी, बहुत परेशानियां होगी। क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व जहां समुद्र की लहरें उठती थी वहां मरुभूमि का विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है। अब लेखक ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पर आज से हजारों वर्ष पहले समुद्र हुआ करती थी, आज वहां पर रेगिस्तान है। रेगिस्तान मरुभूमि है जहाँ की भूमि मर चुकी है, पानी ही नहीं है वहाँ पर। तो पानी गया कहाँ? तो ख़त्म हो गया। देखिए, प्रकृति के इस विराट रूप को दूसरे विराट रूप में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष लगे होंगे। अब प्रकृति को इस विराट रूप मतलब ये जो मरुभूमि है, मरुभूमि बनने में उस विराट रूप मतलब समुद्र को मरुभूमि बनने में बहुत लाखों वर्ष लगे होंगे। लेकिन राजस्थान के लोग यहाँ के पहले वाले रूप को भूले नहीं हैं। मतलब जो पहले समुद्र का रूप था यहाँ पर राजस्थान में, पहले जो पानी थी, उस रूप को आज भी वहाँ के लोग नहीं भूले। वह अपने मन की गहराई में आज भी उसे हाकरो नाम से याद रखें। पहले जो समुद्र था आज बालू ही बालू है, रेगिस्तान है, मरुभूमि है, तो लोग उसे हाकरो नाम से जानते हैं। हाकरो राजस्थानी भाषा में समुद्र को हाकरो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, राजस्थानी भाषा में समुद्र को क्या कहा जाता है? हाकरो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र के लिए सिंधु, सरितापति, सागर, वराधिपति, आच, ओहो, देधाधन, वरनीर, वरहर, सफरा, ये सारी बातें समुद्र के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब समुद्र के नाम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते, समुद्र का विभिन्न प्रकार का नाम था, आपने देखा। आगे है भंडार आदि नामों से संबोधित करते हैं समुद्र को। समुद्र का एक नाम हेल भी है। समुद्र का एक नाम है हेल, जो समुद्र की विशालता एवं उदारता का द्योतक है। विशालता, समुद्र विशाल होता है, बड़ा भयानक होता है, बहुत बड़ा होता है। उदारता का मतलब ये हुआ कि समुद्र अपना जल, मछली, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती है समुद्र में जो पाए जाते हैं, नमक से लेकर सारा चीज़ हमें दे देती है, अपने पास कुछ रखती नहीं है। इसीलिए विशालता की बात करते हुए उदारता की बात। इस प्रकार राजस्थानी समाज की उदारता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लेखक यह संदेश देना चाहता है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी जिसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं तो निश्चय ही समाज में महानता है। मतलब विशाल मरुभूमि में रह रहा है जहाँ पर पानी है ही नहीं, मरुस्थल है। सोच लीजिए, विशाल मरुभूमि में रहते हुए कि लोग जो है उसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट है, जिसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। मतलब समुद्र का इतना नाम है, क्योंकि रहा मरुभूमि में रहा, नाम समुद्र का, इतना नाम समुद्र का रखे हुए हैं, तो वास्तव में वह महान होंगे। जबकि इस क्षेत्र की छवि एक सूखे, उजरे और पिछड़े क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की सभी छवि देश दुनिया में क्या है कि पिछड़ा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, उजरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यही इसकी छवि है। ध्यान दीजिएगा, छवि मतलब इसका जो चारों तरफ लोगों के बीच में भरोसा है। थार मरुस्थल इसी का एक भाग है। थार मरुस्थल इसी मरुस्थल का एक भाग है। देश के सारे राज्यों में इसका क्षेत्रफल एवं इसकी आबादी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। थार मरुस्थल की जो क्षेत्रफल है, जो आबादी है देश में, इसका एक अपना स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान दीजिएगा।
आगे बोला जा रहा है परंतु वर्षा के मामले में अंतिम है। अब देखिए वर्षा के मामले में अंतिम का मतलब क्या हुआ, वर्षा के मामले में यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वर्षा यहाँ पर जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तात्पर्य कि जहाँ देश के अन्य भागों में वर्षा की औसत 100 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर है, वहीं राजस्थान में वर्षा की औसत मात्रा 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक है। अब सोच लीजिए क्यों यहाँ अंतरिम है। जैसे कि जहाँ देश, जो भारत देश है हमारा, तो भारत देश के दूसरे भागों में वर्षा की औसत लगभग, औसत मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 1000 सेंटीमीटर तक देश में वर्षा होती है। वहीं राजस्थान को देखा जाए तो वहाँ वर्षा की औसत मात्रा 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है, जो बहुत न्यून है, कम है। मरुभूमि में पानी कम तथा गर्मी ज़्यादा होने के कारण वहाँ की जनसंख्या विरल है। विरल मतलब आपको मतलब मुश्किल कर सकते हैं, कठिन कर सकते हैं, क्योंकि पानी कम है या गर्मी ज़्यादा है तो बहुत कठिनाई होती होगी। परंतु राजस्थान के मरु प्रदेश में दुनिया के अन्य ऐसे प्रदेशों की तुलना में न सिर्फ बसावट ज़्यादा है, बल्कि उस बसावट में जीवन की सुगंध भी है। लेकिन देखिए दुनिया के दूसरे देशों, दूसरे प्रदेशों की कंपेरिजन में, तुलना में वहाँ बसावट ज़्यादा है, लोग बहुत बसे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग कष्ट में जी रहे हैं, उसके साथ पानी की वैसी कोई समस्या है नहीं मरुभूमि रहते हुए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे वो लोग मरुभूमि होते हुए भी पानी की कमी की महसूस खुद को ना होने दी। देखिए इसलिए यह क्षेत्र दुनिया के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे अधिक जीवंत माना गया है। मतलब दुनिया की दूसरे जो मरुस्थल है उसकी तुलना में यह क्षेत्र जीवंत मतलब जीता जागता माना गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अपना जिंदगी सुख से व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना नहीं रोया। मतलब प्रकृति से इतना कम पानी मिलता है, फिर भी राजस्थान के लोग उसका जो होता है ना कि हमको भगवान इतना कम ध्यान दे रहा है, इतना कम वर्षा पड़ रहा है, उसका रोना नहीं रोया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और देखिए जब भी समस्या आपके पास आए, जब आप उसको समस्या मानते हैं तभी वह समस्या है, ठीक है। जब आप उसको समस्या मानते हैं तभी वह समस्या है, लेकिन जब आप उस समस्या को चुनौती मान लेते हैं कि यह हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, चुनौती है, इसको हमें ख़त्म करना है, तब आपका समस्या ख़त्म हो जाती है। तो वही चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। और अपने आप को इस प्रकार से लोग अपने आप को सही किया, अपने आप को सरल किया कि पानी और लोगों का स्वभाव एक दूसरे में विरल हो गया, मतलब मिल गया, मतलब वहाँ पानी की कमी पता ही नहीं लगने चला। इसी विशेषता के कारण जैसलमेर, बीकानेर तथा जयपुर इतने कम पानी के इलाके में होने के बाद भी देश के अन्य शहरों के मुकाबले में कम सुविधाजनक नहीं था। इतना कम पानी होने के कारण भी जैसलमेर, बीकानेर और जो भी जगह है जयपुर, बहुत कम पानी होने के बावजूद भी हमारे भारत देश का जो अन्य शहर है उसकी तुलना में यहाँ पर सुविधा कम नहीं है। पानी कम है लेकिन सुविधा देश के अन्य राज्यों, अन्य जगहों की तुलना में सुविधा बराबर समान है। देखिए यही शहर लंबे समय तक सत्ता, व्यापार तथा कला का मुख्य केंद्र था। पुराने समय में यही जो शहर थे जिसका अभी नाम लिया गया, वो सत्ता मतलब यहाँ पर शासक रहते थे, व्यापार होता था, कला का क्षेत्र था, और ईरान, अफगानिस्तान से लेकर रूस आदि से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र यही था। ईरान, रूस और भी जो देशे थे, अफगानिस्तान, वहाँ से जो व्यापार होता था उसका मुख्य केंद्र यही था, यहीं से शुरू होता था। लेखक का मानना है कि राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के कारण ही जीवन की कला की तथा संस्कृति की ऊंचाई को छुआ था। अब लेखक का कहना है कि जीवन दर्शन की जो विशिष्ट गहराई है, विशेष गहराई है, उसके कारण ही जीवन की जो कला है तथा संस्कृति की जो ऊंचाई है उसको छुआ है। इस जीवन दर्शन में पानी का काम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जो हमारा जीवन है आपको पता है उसमें पानी का बहुत बड़ा ही स्थान है, योगदान है, उसको समझना पड़ेगा। पानी के काम से यहाँ भाग्य भी है और कर्तव्य थी। देखिए पानी के काम से यहाँ क्या होता है, भाग्य और कर्तव्य। कहने का सेंस ये है कि कम पानी के वजह से सोचिए कितनी समस्याएं होती होगी, लेकिन वहाँ के लोग कम पानी का कभी रोना नहीं रोया और उस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, उसके प्रति वर्क काम किया। भाग्य के संबंध में लेखक का तर्क है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारका इसी रास्ते से वापस आए थे। अब सोचिए कैसा भाग्य है राजस्थान का कि जब महाभारत की युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारिका जो है इसी रास्ते से वापस आए थे। उनका रथ मरुस्थल है पार कर रहा था। जैसलमेर के निकट त्रिकंठ पर्वत, जैसलमेर के निकट कौन सा पर्वत है, त्रिकंठ पर्वत, ध्यान रखिएगा, पर तपस्यारत उतंग ऋषि के तप से प्रसन्न श्री कृष्ण ने उन्हें वर मांगने को कहा
और त्रिकंठ पर्वत पर जो तपस्या कर रहे थे उतंग ऋषि, उसको श्री कृष्ण ने खुश होकर का वरदान मांगिए। तो ऋषि ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि यदि मेरे कुछ पुण्य हो तो भगवान वर दें कि इस क्षेत्र में कभी जल का अकाल ना रहे। भगवान से वरदान मांगा कि भगवान मुझे वरदान दीजिए कि अगर मेरा कुछ पुण्य हो तो इस क्षेत्र में कभी भी जल का अकाल ना रहे, जल की कमी ना रहे। सोच लीजिए, श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और आज भी क्या है, वहाँ पर जल का अकाल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, लेकिन यहाँ के लोगों ने यह वरदान पाकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा। अब आप कहिएगा, अब हम तो वरदान मांग ही लिए, अब हमको क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ के लोग वरदान मांगने के बाद भी ऐसा नहीं कि सोए हुए थे, वरदान तो मांग लिए अब पानी आ ही जाएगी, नहीं, हाथ पर हाथ देकर नहीं बैठा, बल्कि वर्षा की बूंदों को सहेज कर इस तरल रजत बूंदों को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसी भव्य परंपरा बना ली जिसकी धवल धारा इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बहती है और वर्तमान को भी इतिहास बनाने की सामर्थ्य रखती है। समझिएगा, मतलब कि यहाँ जो वर्षा की जो बूंद जो भी 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो भी वर्षा पड़ती है, लोग इस वर्षा की पानी को ऐसा एक अपना परंपरा बना लिया। जैसे हम लोग पर्व त्योहार मनाते हैं ना परंपरा के रूप में, कि दादाजी मनाते थे, पिताजी मनाते थे, इसीलिए हम भी इस चीज़ को मानते हैं। तो वो परंपरा बना लिया, जो वहाँ की जो तरल बूंदें थी, वर्षा की बूंदें, उसको सहेज कर उस बूंदों को, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखना शुरू किया और ऐसी परंपरा बना ली जिसकी धरल धारा इतिहास उस समय से लेकर आज तक बह रही है और वर्तमान को भी इतिहास बनाने की सामर्थ्य रखती है। आज भी पानी न रहते हुए वहाँ पर पानी की अकाल नहीं पड़ती है। यहाँ की मरुभूमि के प्राचीन इतिहास में रेगिस्तान के लिए थार शब्द भी ज़्यादा नहीं दिखता। अब यहाँ की जो रेगिस्तान है उसके लिए थार शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है जो समुद्र के सूख जाने से निकले स्थल का सूचक है। अब रेगिस्तान का जो पुराना नाम है उसके नाम में क्या आता है, कौन सा शब्द? स्थल शब्द आता। स्थल शब्द, क्योंकि पानी सूखने के बाद स्थल बाहर आता है तो वही स्थल शब्द इससे जुड़ा हुआ है, ना कि थार शब्द। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका आठवां प्रश्न कहते हैं, ये 8वां चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इस प्रकार स्थल का थल और महाथल बना, बोलचाल में थली और धुरधल कहा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्थल का जो थल है और महाथल, जिसे बोलचाल की भाषा में थली और धर धूधल कहा गया, बोलचाल की भाषा में। फिर मारवार, मेवार, मेरवार, ढूंढार, गोरवार, हारौती जैसे बड़े विभाजन भी हुए। ये सारे विभाजन हैं, ये अनेक छोटे बड़े राजा भी हुए। और जैसे कि आपको पता, मारवार, मेवार, मेरवार, ढूंढार, गोरवार, हारौती, ये विभिन्न प्रकार की राजा है। परंतु लेखक के अनुसार यहाँ के नायक श्री कृष्ण ही है। नायक मतलब जिसको हीरो हम लोग बोलते हैं। श्री कृष्ण को माना गया, जिन्हें मनुनायक जी की तरह पुकारा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को मरुनायक जी के तरह, मरु मतलब मरुस्थल, नायक मतलब मरुस्थल का जो नायक होता है, हीरो होता है, वही। यहाँ के लोगों ने इन जल बूंदों को टांकों, कुड़कुड़ियों, बेरियों, जोहारों, नारियों, तालाबों, बावरियों तथा कुओं में उतार लिया। ये सब नाम है जहाँ पर जल, वर्षा की जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जसढोल नहीं पीटा, ये नहीं कहा कि हम पानी इकट्ठा कर लिए हैं, हमको ये दिक्कत नहीं, दिखावटी नहीं किया, इसी को जसढोल कहते हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, लोग कूदने उछलने लगता है कि हम ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने जल संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा का विकास करके देश के अन्य भाग के लोगों को जल संग्रह करने के लिए प्रेरित किया कि आओ देखो हमारी भव्य परंपरा। जल संग्रह करके इन्होंने देश के अन्य क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो समस्या में रहते हैं जल की कमी में, उन्हें भी ये चीज़ समझाया, प्रेरित किया कि देखो हमारी भव्य परंपरा, हम कैसे जल के बिना भी जल की कमी का रोना कभी नहीं रोते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है ख़त्म होता है, इतना ही था इसमें। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर पर टोटल 15 प्रश्न है, तो सभी का उत्तर हम जानेंगे। ध्यान दीजिए। हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, कोई 1000 वर्ष पुरानी डिंगल भाषा, कौन सी भाषा? डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखी थी, ठीक है, इसीलिए रचा बसा हुआ है। आगे आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेल नाम समुद्र के साथ साथ अन्य कौन से अर्थ को दर्शाता है? तो वेल नाम देखिए, इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? आप पढ़े होइएगा मेरे साथ तो ध्यान होगा। थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा है कि कलेजा सूख जाता है, मतलब बहुत ऐसा वर्णन है थार रेगिस्तान का, सोच लीजिए।
अगला प्रश्न है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है और क्यों? भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस की तरह देखती है? देखिए, भूगोल की किताबें प्रकृति के वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ वर्षा होती ही बहुत कम है, और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। क्योंकि जहाँ वर्षा नहीं होगा, बताइए वहाँ की स्थिति कैसी होगी? वहाँ पानी ही नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं फसल या विभिन्न प्रकार की चीज़ें होगी नहीं। तो राजस्थान इसी के चपेट में है। आगे आपका है, राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का कभी रोना क्यों नहीं रोया? अब इतने कम पानी नहीं होता, इतना कम पानी है, भगवान ये है वो है, उससे अच्छा क्या किया? वातावरण की असमानता के बावजूद, क्योंकि वर्षा कम पड़ता है तो असमानता है, राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी के लिए रोना नहीं अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मतलब ये समस्या है भाई, समस्या है तो समाधान खोजेंगे, और ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया गया, ये पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव से बहुत सरल ढंग से बहने लगा। मतलब समस्या है तो उसका समाधान कर लिया, अपने आप को उसी ढंग में ढाल लिया ताकि समस्या हो ही नहीं। ठीक है, तो रोने से अच्छा है सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, आगे है, यह राजस्थान के मन की उदारता ही है। ठीक है, मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ से समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इतना मरुस्थल है फिर भी समुद्र का कई नाम है। इसका मतलब क्या? वहाँ पर बहुत सारे समुद्र थे। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पधारो महारे देश शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने राजस्थानी भाषा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। अब देखिए, लेखक ने संस्कृत में विरासत से समुद्र के नाम के साथ राजस्थानी लोगों की भाषा में समुद्र के नामों को अंकित किया है। राजस्थानी भाषा में समुद्र का नाम जैसे आच, ऊ, देरहाना, वर्णीर, वारहर, सफरा, भंडार, या राजस्थान के मन की उदारता है। ठीक है, इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि की जिस घटना को घटे हुए लाखों बरस हो चुके, मतलब ये समुद्र लाखों बरस पहले खत्म हो गए, जिसे घटने में हजारों बरस लगे, उस सब का जामा घाटा का भी बड़ा विचित्र एवं विचारणीय राजस्थानी भावना का वर्णन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करता था, क्योंकि इतने नाम समुद्र के आते हैं तो इसका मतलब क्या है? समुद्र वहाँ पर था पहले से, इसीलिए इतने नाम समुद्र के आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए, जल संग्रह कैसे करना चाहिए? ये उत्तर जो है आपका हिंदी में है, ये आपको हमारी दुनिया में आपको आएगा सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में। देखिए, राजस्थान के लोगों ने राकों, कुड़कुड़ियों, बेड़ियों, जोहारों, नारियों, तालाबों, बावड़ियों और कुइयों नाम है राजस्थानी भाषा में। यहाँ सबको अखंड हाकरों को खंड खंड कर नीचे उतार कर पानी संचित करने की अनोखी परंपरा का राजस्थान के लोगों ने विकास किया। मतलब इसी परंपरा के कारण जो है पानी को उस समय इकट्ठा करते रहे, जिसके कारण आज भी जो है कम पानी होने के बावजूद वो लोग पानी का कभी रोना नहीं रोते। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? अब देखिए, त्रिकुट पर्वत तो आज के जो जैसलमेर हम जिसको कहते हैं उसी के पास है त्रिकुट पर्वत। धरती धरोहरी किसे कहा गया है और क्यों? देखिए, राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे उजरे और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। सूखे उजरे या अभिशप्त मतलब शराफी क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज़्यादा नहीं दिखता। रेगिस्तान के लिए थार शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए, अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मंगनियारों ने, लंगाओं से ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धरोहरी कहा। इतनी समस्या है फिर भी धरती धरोहरी कहा है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देख लीजिए, आपका जो प्रश्न है, मरुनायक जी कहकर किसे पुकारा गया है? मरुनायक जी कहकर किसे पुकारा गया है, उनकी भूमिका स्पष्ट करें। मरुनायक जी कौन है? देखिए, मरुनायक जी श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, मरुनायक जी का वरदान और फिर समाज के नायकों के बोध, समाज के जो नायक हीरो हैं, सामर्थ्य का एक अनोखा संजोग है। इस संजोग से बाज लतों ओजतों यानी हर एक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला है। ठीक है, तो यही चीज़ है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग करते जाइए और वीडियो को लाइक है। राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है?
मतलब राजस्थान में वर्षा किस प्रकार होता है। देखिए, औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं देते, क्योंकि औसत में कहीं पर वर्षा हो रहा है तो कहीं पर नहीं हो रहा है, और वहाँ का जोड़ करके एवरेज औसत बताया जाता है। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी वर्षा नहीं होती, एक समान वर्षा नहीं होती। कहीं यह 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, यही वहाँ का वर्षा का स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न है, और 12वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, रीति के लिए राजस्थान में वोज शब्द का क्या क्या अर्थ रखता है। रीति के लिए वोज शब्द का क्या क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या अर्थ है। वोज शब्द का अर्थ है रचना, युक्ति और उपाय। रचना, युक्ति और उपाय, साथ ही सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए, 13वां प्रश्न, लेखक ने जसढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है। किस अर्थ में जसढोल का प्रयोग किया है और क्यों। तो उत्तर है, जसढोल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना, है ना। ढोल बजाना मतलब अपनी बड़ाई करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने का अपनी अनोखी परंपरा को विकसित किया और उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया, यही है जसढोल शब्द का अर्थ। ठीक है, देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न, और इसके बाद मात्र एक और प्रश्न बचा हुआ है। इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली है, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। ये जो राजस्थान के बारे में आप पढ़े तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली, तो हम यहाँ लिखते हैं, आप अलग आंसर भी लिख सकते हैं। इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या से अवगत होते हुए उसके निदान के लिए वहाँ के लोगों द्वारा किए गए उपायों से हमें शिक्षा मिलती है कि हम पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सख्ती से उन्मूलन करें, मतलब उसका ख़त्म करें समस्या को, वैज्ञानिक तरीकों या अपनी पुरानी परंपरा से सबक लें, सीखें। ठीक है, घबराएं नहीं। और लास्ट प्रश्न हमारा है, देख लीजिए लास्ट प्रश्न है, लेखक क्यों पधारो महारे देश कहते हैं। उत्तर होगा, देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा गाने लगे, मतलब बहुत अच्छा। सूखे माने गए, इस हिस्से में राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संघ का भव्य परंपरा का विकास हो, इसलिए लेखक पधारो महारे देश कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बताए हैं, ये देख ले सकते हैं आप, ये जो है आपका चैप्टर नंबर अध्याय 8, जिसका नाम है पधारो महारे देश। पूरा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।